तो मेरे पिताजी अचानक क्रोध में आ गए। उसको बोला, देख मेरे को एक ही लड़का है, मतलब मेरा छोटा भाई, बड़ा मेरा में मर गया। जैसे कि भाई कृषि पराशर है, या अपना कश्यपी कृषुक्त है, या वृक्ष आयुर्वेद है सुरपाल जी का, या उपमन विनोद है शाड़ंगर जी का, कि पत्तियां पूरी तरह से मुड़ जाती है, खराब हो जाती है, और पूरा का पूरा प्लॉट खत्म हो जाता है टमाटर। ऐसा वो वायरस है, आता ही है, मतलब आता ही है, लेकिन उसका इलाज मुझे मिला ही नहीं। उसमें कम से कम हमारे 18 लाख का लॉस हो गया। खेती का और इन ग्रह तारों का, चंद्रमा की गति का, उसका गुरुत्वीय बल का संबंध क्या है, उससे उत्पादन किस तरह से बढ़ सकता है, ये पूरी बातें मैंने वैज्ञानिक तरीके से वहाँ पर रखी। सरकार के पास जाना ही नहीं है, किसी भी सिस्टम के पास जाना नहीं, भाई हमें भाव चाहिए। कुछ किसानों का ऐसा मानना है कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप करते हो तो वो फेल ही हो जाएंगी। पुराने ग्रंथ मतलब भागड़ कथा, ऐसा नहीं है। अगर सही दृष्टि से अगर देखा जाए ना उन ग्रंथों को, तो आपको समझ में आएगा भाई इसके अंदर बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है, बहुत सारी बड़ी टेक्नोलॉजी छुपी हुई है। दोस्तों, नदी में प्रवाह के विरुद्ध तैरने की ताकत बहुत ही कम लोगों में होती है, और वैसे ही समाज के विरुद्ध जाकर कुछ कर दिखाने की ताकत भी बहुत ही कम लोगों में होती है। दोस्तों, खेती को आज समाज में एक हीन भावना से देखा जाता है, और युवा पीढ़ी तो खेती करने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि सबकी यही धारणा है कि खेती एक लॉस का धंधा है। इसीलिए किसान भी नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती करे, और ऐसे समय में अपना शिक्षण और करियर छोड़ खेती में और गोपालन में उतरना एक बहुत बड़ा साहस का कदम होता है। आज हम ऐसे ही व्यक्ति से परिचित होने वाले हैं, जिनका नाम है ज्ञानेश्वर कापसे, जिन्हें महाराष्ट्र के सारे किसान माऊली नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, माऊली का मतलब जिसका हृदय माँ की तरह होता है, और इनका हृदय भी सारे किसानों के लिए एक माँ की तरह धड़कता है। इसीलिए सारे किसान उन्हें माऊली नाम से जानते हैं, माऊली नाम से पुकारते हैं। माऊली खुद तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, विषमुक्त खेती में सक्सेसफुल रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र के हजारों किसानों को सक्सेसफुल बनाया। ना जाने कितने किसानों की जमीन, मिट्टी इनके तंत्र की वजह से पहलवान बन गई। यह किसानों की ऑनलाइन तथा निवासी ट्रेनिंग लेते हैं। इनकी ट्रेनिंग में महाराष्ट्र के किसानों की संख्या बहुत बड़े तादाद में होती है, और कुछ किसान तो गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक से भी जुड़े हैं। दोस्तों, इनकी ट्रेनिंग में बीएससी, एमएससी और पीएचडी करने वाले विद्यार्थी भी आते हैं। ना जाने कितने कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिकों ने इनका ट्रेनिंग किया है। दोस्तों, माऊली जी से हम कई सारे विषयों पर बात करेंगे, जैसे उनके व्यक्तिगत जीवन, उनका प्रवास, खेती से जुड़े उनकी समस्याएं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्ते माऊली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद गुरु जी। माऊली जी, मैं भी एक किसान हूँ, और अन्य किसानों की तरह मुझे भी आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुकता है। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसे गुजरा और किस वातावरण में आप पले बड़े हो। मेरा बचपन वैसे तो मेरे मामा के गांव में और मेरे खुद के गांव में गया। छठी कक्षा तक मैं मेरे मामा के गांव में ही था, और बाद में छठी कक्षा के बाद मैं मेरे गांव में आ गया। तो दोनों ही गांव जो है ये पूरी तरह से प्रकृति के अनुरूप ही है, और साथ में ही इन दोनों गांवों की जो इकोनॉमी है वो खेती पर ही आधारित है। वैसे मेरा तो गांव गोदावरी के किनारे है, जिसे हम दक्षिण गंगा बोलते हैं। तो पूरा आनंदमय वातावरण में बीता, पूरे जो गाँव में जो जीवन होता है बिल्कुल उसी तरह से बीता। मित्रों के साथ खेतों में खेलते हुए, भागते हुए, मस्ती धिंगाना करते हुए, इसी तरह से मेरा पूरा जीवन गाँव में बीता। आपका बचपन पूरा गांव में बीता, तो आपको बचपन से ही खेती में लगाव था? नहीं, लगाव तो था, लेकिन बचपन में कभी मैंने सोचा नहीं था कि भाई मैं ये सब करूँगा। लगाव मतलब कैसे था कि मेरे दादाजी, मतलब मेरे माँ के पिताजी, जब मैं मेरे मामा के गांव में था तब की बात है, तो गांव के पास में ही मेरे दादाजी का खेत था, और वो कुछ सब्जियां करते थे खेतों में, अलग अलग तरह की फसलें लेते थे। जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ हम सीधा खेतों में जाते थे, तो वहीं पे खेलना, वहीं पे मस्ती करना, और जब खाना खाते थे तब साथ में ककड़ी लेना, गाजर लेना। वहीं से मुझे खेती से लगाव प्रारंभ हुआ था, लेकिन दिमाग में मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई इसी विषय में काम करूँगा। बचपन था, मित्रों के साथ बीता वहाँ पर, तो लगाव तो बचपन से ही था, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो बचपन में आप खेती का आनंद लेते थे और खेती में जाते थे? हाँ, वैसा लगाव था? यस, पूरी तरह से। मतलब यहाँ तक कि जो पेड़ के ऊपर खेल खेलते थे, उसको हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह से नाम से उसे बुलाते हैं, वो उस तरह के सारे खेल खेतों में हमने खेले हैं, बहुत सारे। हाँ, तो पूरा एक गांव, मतलब पूरा गांव, जिसको हम मराठी भाषा में पूरा खेड़े गांव बोलते, उसी तरह का गांव था। अच्छा था, सब लोग ही बड़े धार्मिक थे, बहुत बढ़िया था। वहीं पे मेरा बचपन पूरा बीता।
तो फिर आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पे हुई और कॉलेज कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ फिर? हाँ, छठी कक्षा तक तो मेरे मामा के गांव में मेरी प्रारंभिक शिक्षा ख़त्म हुई। 7वीं मेरे गांव में हो गई। 7वीं के बाद मेरे गांव में आगे शिक्षा नहीं थी, तो वहाँ से एक 8-10 किलोमीटर पर महातपुरी बोल के एक गाँव है। हाँ, वहाँ तक मेरी 10वीं कक्षा तक की पूरी शिक्षा हुई। और उसके बाद मेरा कॉलेज लाइफ जो है वो परभणी शहर में गया, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है वहाँ पर। तो वहीं पर मेरी पूरी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हुई है। गुरुजी, पर आजकल तो शिक्षा का उद्देश्य एक तो अच्छी नौकरी पाना या फिर अच्छा बिजनेस करना, यही फ्लो है और यही ट्रेंड है। तो इन सब माहौल को छोड़ के आप इस फील्ड में क्यों आए? देखिए, बचपन से मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। मेरे गांव में शाखा लगती थी संघ की। अच्छा। हाँ, तो संघ के बारे में आजकल मीडिया में या राजकीय सेक्टर में अलग अलग तरह से देखा जाता है, अलग अलग तरह की बातें होती रहती है। उनसे मुझे कोई लगाव नहीं, कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जो मैं संघ की शाखा में मैंने जो बातें सीखी है, उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि भाई हमारे समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है, उसे निभाना चाहिए। बिल्कुल। संघ की शाखा में देशभक्ति सिखाते हैं, संस्कार देते हैं अच्छे। तो वहीं से मेरे मन में कुछ ना कुछ एक भाव उत्पन्न हुआ था कि भाई समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है। और उसके बाद 8वीं कक्षा के आगे एक संभाजीनगर में, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा शहर है संभाजीनगर, तो वहाँ पर माऊली जी दुसाने बोल के वो रहते हैं। उनका भी बहुत बड़ा काम है, एक आरोग्य विषय में और आध्यात्मिक विषय में। अच्छा। हाँ, वो वैसे तो मेरे आध्यात्मिक गुरु भी मैं उनको मानता हूँ। और उनका जब मैंने बचपन से काम देखा है, उनकी जो समाज के प्रति समर्पण भाव देखा है मैंने उनका, तो उनको देखकर भी मन में आता था कि भाई इनके जैसा ही कुछ करना है। हाँ, वो आरोग्य और आध्यात्मिक विषय बहुत बड़ा काम करते हैं। आध्यात्म मतलब ध्यान, प्राणायाम, इसी के ऊपर बहुत बड़ा काम करते हैं। तो इन दोनों की वजह से, संघ और माऊली जी की वजह से मेरे मन में भाव बचपन में था कि भाई कुछ ना कुछ तो समाज के लिए करना। लेकिन इस भाव को पूर्ण मिली, इस भाव को थोड़ा सा आगे ले जाने का काम हमारे माननीय दादा लाड जी ने किया। अच्छा। दादा लाड जी मतलब संघ के प्रचारक है। उनके तरफ किसान संघ का दायित्व है। वैसे तो वो खुद वैज्ञानिक है खेती के। अच्छा। उनको राष्ट्रपति के हाथ से भी पुरस्कार भी मिला है। बहुत सारे विद्यापीठों ने उनको सम्मानित किया है। उनका तो कपास में तो बहुत बड़ा संशोधन है, दादा लाड कपास टेक्नोलॉजी बोल के। हाँ, वो है। तो दादाजी का और मेरा संबंध ज़्यादा मात्रा में 11वीं से आया, जब कॉलेज में था परभणी शहर में। तो दादाजी ने पता नहीं उन्होंने मुझे कैसे ढूंढा या कैसे मुझे पकड़ा, मुझे नहीं पता। उन्होंने उसी समय से पूरे महाराष्ट्र में मुझे घुमाना प्रारंभ किया उन्होंने, उनके साथ। अच्छा। किसानों की खेती देखने के लिए, कहीं के कोई कुछ अगर नया किसी किसान ने किया हो प्रयोग या कोई सक्सेस स्टोरी हो वो देखने के लिए, या कहीं पर किसानों को कुछ दिक्कत हो, कहीं पे कुछ किसानों के लिए बहुत समस्याएं हो, वहाँ पर भी मुझे वो लेके जाते थे और बोलते थे देख खेती में किसानों की ये समस्या है, इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तुम्हारे जैसे यंग लड़कों ने इसमें आना बहुत ज़रूरी है, तभी खेती में कुछ परिवर्तन हो सकता है। और वैसे भी हमारे देश की इकोनॉमी खेती पर ही है। वो ये सारी बातें मुझे बताते थे। और उन्होंने मुझे किसानों के जो हालात है या जो भी किसान पूरी तरह से कर्जबाजारी होते हैं, ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई। और उन्हीं की वजह से फिर मेरा खेती में आना संभव हुआ। वही मेरी प्रेरणा है दादा लाड। अच्छा। खेती के लिए। तो फिर आपने कोई जॉब की है कॉलेज के बाद? हाँ, मैंने कुछ दिनों के लिए मैं हैदराबाद में था। वहाँ पर मैंने आईटी के कोर्सेज करे थे, CCNA, CCNP और लाइनक्स के मैंने किया था। और वहीं के इंस्टीट्यूट के ओनर ने मुझे वहाँ पर टीचिंग के लिए वहाँ पर जॉब की ऑफ़र की थी। अच्छा। मैंने कुछ दिनों तक वहाँ टीचिंग भी करी और आगे चलकर वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो बाद में मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे खेती विषय में काम करना था। वहाँ पर मैंने शिक्षा कंप्लीट कर ली, कुछ दिनों तक जॉब भी किया IT सेक्टर में। अच्छा। और बाद में वापस आ गया। ये पूरा मेरे पढ़ाई का इतिहास रहा है। तो माऊली जी, आपके पास एक अच्छी खासी जॉब थी और आप वो जॉब छोड़ के खेती की ओर आए, इस बात पे आपके घर वालों ने आपको विरोध नहीं किया? नहीं, थोड़ा सा क्रम उल्टा है। जब मैं 11वीं कक्षा में था तभी से मुझे खेती की तरफ थोड़ा लगाव ज़्यादा हुआ। उसी समय मैं खेती के बारे में पढ़ाई कर रहा था, सब तरफ घूम रहा था। देखते देखते मेरी 12वीं शुरू हो गई। 12वीं मतलब बोर्ड की एग्ज़ाम महाराष्ट्र में। तो मेरा बोर्ड की एग्ज़ाम की तरफ ध्यान ही नहीं था। तो ज़्यादा मेरा समय खेती में ही जाता था, इधर उधर घूमने में ही जाता था, खेती की किताबें पढ़ने में ही जाता था। तो 12वीं की कक्षा की जो एग्ज़ाम होती मैंने उसकी तैयारी ही नहीं करी। अच्छा। हाँ,
वो तैयारी वैसे ही रह गई। तो मेरे दिमाग में ख्याल लगा, अरे भाई मैंने तो तैयारी करी ही नहीं बोर्ड एग्ज़ाम की। फिर मैंने सोचा री एग्ज़ाम करते कि भाई फिर एक बार 12वीं कक्षा में री एडमिशन ले लेते हैं। अच्छा। और अगले साल एग्ज़ाम दे देंगे। तो ये मेरे दिमाग में जैसे विचार आया, मैंने घर वालों को बोल दिया, भाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्यों री एडमिशन लेने के लिए बोल रहा है। तो मैंने बोला कि भाई मेरा अभ्यास हुआ नहीं, क्योंकि मैं इस सारे विषय में अटका हुआ था। तो सबसे पहले वही घर वालों के लिए बहुत बड़ा झटका था, भाई ये खेती के बारे में विचार कर रहा है। और मैंने भी घर वालों को बोल दिया था कि भाई मुझे खेती में ही आगे चलकर उतरना है, खेती में ही काम करना है। तो पिताजी को लग रहा था भाई कोई यूं ही कहीं पे वीडियो वगैरह देखा होगा एक आधा सक्सेस स्टोरी का, या कहीं पे जाके किसी का भाषण सुना होगा, तो शायद थोड़ा सा मन में उत्साह वगैरह उमंग वगैरह बढ़ गई होगी, इसलिए खेती के बारे में सोच रहा होगा। क्योंकि पिताजी की एक धारणा थी कि भाई खेती में कुछ है नहीं, खेती मतलब लॉस का धंधा है। हाँ, ये सभी की धारणा है। तो पिताजी भी मेरे उसी धारणा में बैठे हुए थे। स्वाभाविक है, पिताजी को मेरे करियर की या मेरे भविष्य की चिंता थी, तो इसलिए वो विरोध कर रहे थे। विरोध तो हुआ, जैसे हर किसी को खेती में करने के लिए होता ही है। और उसमें भी मैं बोल रहा था कि मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, विश्व मुक्त खेती करनी है। तो उसमें तो वो ज़्यादा विरोध होने लगा घर पर। फिर तो स्वाभाविक है, मेरी चिंता थी सबको, इसलिए वो विरोध हुआ ही था। और मेरे ख्याल से सभी को इस प्लेटफॉर्म से गुजरना ही पड़ता है। वो मेरे साथ भी हुआ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो गुरुजी, आपने जैसे बोला कि खेती के एक लॉस का धंधा है, वो इस समाज तो इसी नज़र से देखते हैं। तो मैं भी एक किसान हूँ, और मेरे जैसे युवा किसान हैं बहुत सारे, जिन्हें ये जानने में बहुत उत्सुकता होगी कि जब आपके घर वाले इस बात का विरोध कर रहे थे, इस सिचुएशन में आपने अपने घर वालों को कैसे हैंडल किया? हैंडल नहीं करा मैंने घर वालों को। वैसे तो देखिए, दो बातें अलग अलग है। घर वालों को मेरी चिंता थी, ये बात तो स्पष्ट थी, मेरे भविष्य की या मेरे करियर की। और दूसरी एक बात ये थी कि मेरे पिताजी गांव के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मेरी माताजी भी गांव की सरपंच रह चुकी है। अच्छा। हाँ, और गांव में बहुत सारे लड़के जो अच्छे जॉब के लिए लगे थे, पुणे में वगैरह, मुंबई में वगैरह। तो पिताजी को भी यही लगता कि मेरा लड़का भी कहीं ऐसे लगेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ आकर उनको कि भाई खेती करनी है। और गांव में एक मानसिकता थी, खेती कौन करता है, जिसको कुछ आता नहीं है वो खेती करे। हाँ, जो पढ़ाई में ठीक ठाक है नहीं, तो उसको खेती के लिए भेज देते हैं। कई गाँव में यही मानसिकता है, खेती करना मतलब अपमानजनक है गाँव में। हाँ, यही स्थिति है पूरे महाराष्ट्र में, मेरे ख्याल से पूरे भारत में भी होगी। तो यही मानसिकता मेरे घर पर भी थी। तो स्वाभाविकता से उनका विरोध तो था ही, बहुत ज़्यादा विरोध था। तो एक दिन हम घर पर बैठे थे, ऐसे ही मैंने पिताजी को बोला, भाई मुझे खेती घर की करनी ही है। अब कुछ भी बोलो, मुझे आगे नौकरी नहीं करनी, बिजनेस नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो पिताजी बोले कि अगर तू घर पर आ गया खेती करने के लिए, जितने भी खेती बाड़ी है घर की पूरी मैं बेच दूंगा। अच्छा। हाँ, यही संवाद हमारा घर पर हुआ, और वो बात मुझे बहुत चुभी, और विरोध तो हुआ ही। और फिर मैं वहाँ से निकल कर परभणी शहर में आ गया। वहाँ से आगे मेरा प्रवास वो अलग से खेती में शुरू हो गया। तो गुरुजी, एक युवा जो पीढ़ी है उनको भी यही सामना करना पड़ रहा है, उनके घर वालों से विरोध होता है खेती के मामले में। तो आप क्या हमें थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि आपने कैसे वो सिचुएशन हैंडल की, और जो सिचुएशन आपने देखी, जो फेस की, जिस पे आपने सॉल्यूशन निकाला, तो उससे हमारे भी कुछ मदद हो सकती है। तो थोड़ा और विस्तार में बता सकते हैं? विस्तार से बताना हो बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि वो बातें कुछ ऐसी होती कि न जानना ही अच्छा होता है। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि भाई थोड़ा विस्तार से बताओ। तो विषय ऐसा होता है कि पिताजी तो बहुत विरोध में थे। अच्छा। क्योंकि दो बातें थी, एक तो मेरी करियर की चिंता थी, और उनको पता था कि खेती में कुछ है नहीं। एक प्रसंग है, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता थे डॉक्टर सुभाष कदम। अच्छा। तो डॉक्टर है, वो प्रैक्टिस भी करते हैं, और बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा अच्छा। और जो मेरे प्रारंभिक शिक्षा के जो शिक्षक थे, जिनको मैं बहुत मानता था, वो कांडेकर सर। और ऐसे एक दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनको मैं बहुत बचपन से मानता था या जिनकी मैं सुनता था, इन सबको लेकर मेरे घर पर आ गए। हाँ, और घर पर आ गए, इन सब के सामने मुझे बैठाया और बोले कि इसको समझाओ, ये खेती करना चाहता है। तो सब लोग मुझे समझा रहे, भाई खेती कौन करता है, कैसे करता है, खेती में है क्या क्या नहीं है, तेरे पिताजी है खेती करने के लिए, अभी तू क्यों खेती में आना चाहता है। तो सब तरफ से मेरे ऊपर हमला हो रहा था, हर कोई मुझे समझा रहा था कि भाई खेती कैसी
खराब है, लॉस लॉस का धंधा है और खराब भी है। खराब और खेती कौन करता है? तेरे जैसा होशियार लड़का या तेरे जैसा ब्रिलियंट माइंड खेती में उतरता नहीं है। कहाँ पे होता है? वो शहर में होता है, करता है, अच्छा जॉब करता है, बिजनेस करता है, शहर में होता है। और मुझे लाइफस्टाइल का भी डिफरेंस समझा रहे थे, शहर में लाइफस्टाइल कैसी है, क्या है, गांव में क्या है। हाँ, और बाद में खेती में पैसे की दिक्कत है, आगे चलकर जो पैसे की दिक्कत आएगी, ये सारी बातें मुझे समझा रहे थे। लेकिन मैं ठाम था कि भाई मुझे खेती करनी है। तो सब तरफ से वो हमला हो रहा था, सभी मुझे और प्रेशराइज कर रहे थे कि भाई तू जा शहर में पढ़ाई कर, आगे चलकर अच्छी जॉब ले। तो वो एक समय ऐसा था कि सब प्रेशराइज कर रहे थे और मैं माइंड में कुछ आ भी नहीं रहा था। उस क्षण मैं पूरी तरह से रो रहा था, उसी क्षण उन सब के सामने। अच्छा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है मुझे ये भी नहीं फुट रहा था, मेरे मन के अंदर से बाहर नहीं आ रहा था। क्योंकि उनमें से किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खेती में आ क्यों रहा हूँ। और मैं समझा भी नहीं पा रहा था उस समय भाई खेती में प्रॉब्लम है, खेती लॉस का धंधा है। हाँ। इसीलिए ही मुझे खेती में आना था। अच्छा, यही रीजन था मेरा। क्योंकि जो दादाजी ने मुझे जो दिखाया था कि भाई किसानों की हालत क्या है, इसमें काम क्यों करना चाहिए, तो इसीलिए मैं खेती में आना चाहता था। खेती को मुझे किसी भी तरह से प्रॉफिट का धंधा दिखाना था। तो आपका मेन हेतु यही था, जो लॉस में है उसे प्रॉफिट में लाना है, उसी में काम करना है। लेकिन मैं उनमें से किसी को समझा नहीं पा रहा था। तो वहाँ पर भी दिक्कत हो गई, वहाँ पर भी बहुत झगड़े हो गए हमारे। हाँ, पिताजी भी और भी मुझसे निराश हो गए, हताश हो गए। फिर मैं घर से निकल कर बाहर आ गया परभनी में। उसी घटना के बाद मैं परभनी में आ गया, वहाँ से मेरे जिला में। तो कोई मदद नहीं कर रहा था, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था उस समय, क्योंकि सारे मित्र मुझे बुरा ही समझ रहे थे। खेती करना मतलब बुरा। और कहीं कहीं में तो ऐसी चर्चा चल रही थी कि ये किसी गलत संगत में पड़ गया। और मेरी माँ के दिमाग में तो चल रहा था कि इसके ऊपर किसने जादू टोना किया है, क्योंकि इतना अच्छा होशियार मतलब इतना ब्रिलियंट लड़का था मेरा और खेती करना चाहता है। तो उसने उस तरह के कुछ लोगों से बात भी करी कि भाई इसके ऊपर कोई जादू टोना वगैरह हुआ है क्या हुआ है क्या। मतलब यहाँ तक सारी बातें वो फैल रही थी। और जो मेरे रिश्तेदार थे उन सब में एक अलग ही मैसेज गया कि लड़का बिगड़ गया है। हाँ, कुछ अलग ही थिंकिंग कर रहा है, इसका माइंड के ऊपर कुछ या मन के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा है, या मानसिक रुग्ण हो गया है। अच्छा, ये सारी बातें चल रही थी। और उनमें से एक मेरे बहुत अच्छा मित्र है, मेरे बुआ का लड़का, गोविंद वाड़वाले बोल के हैं। अच्छा, उसको मैं भैया बोलता हूँ, मतलब भाई बोलता हूँ। तो उसको मेरी बहुत चिंता थी, मतलब मेरी बहुत फिक्र होती थी। वो हमेशा मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है। तो एक दिन वो भी गाँव में आया और मुझे कम से कम 3-4 घंटे तक समझाता रहा। अच्छा, खेती कैसी बुरी है। हाँ, और अगर पैसा नहीं कमाएगा तो तुझे कोई पूछने वाला है नहीं। पैसा है तो सब है, समाज में सम्मान है, मान है, हर एक चीज़ तुझे मिलेगी। पैसा नहीं तो कुछ नहीं। और खेती में पैसा है नहीं, वो मुझे समझा रहा है। आखिर में दोस्त भी वही समझा। हाँ, वही। अब भाई भी यही बोल रहा है, मेरे बुआ का लड़का भी, और सब लोग बोल रहे। लेकिन मुझे इतना पक्का मेरे माइंड में पक्का था कि भाई खेती में आना क्यों है, क्योंकि लॉस का विषय है, इसे ही प्रॉफिट में लाना है। और एक दिमाग में जब मैं पेपर पढ़ रहा था, न्यूज़ में बातें पढ़ रहा था, या लोगों से सुन रहा था कि भाई खेती में बहुत केमिकल जा रहा है। हाँ, मिट्टी बर्बाद हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मिट्टी के लिए भी काम करना है, मिट्टी को भी बचाना है। तो ये सारी माइंड में बातें पक्की थी, इसलिए इन सब का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक प्रसंग और एक है, मतलब क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। बताइए, हम तो जानने के लिए बहुत उत्सुक है। मैं एक बार घर पर ही बैठा था, हमारे ही घर में। हाँ, और मेरी माँ, वो हमारे गांव में कैसा है ना कि समझो अनाज है, उसको उसका पीठ बनाकर लाते हैं घर में, भाकरी वगैरह बनाने के लिए या रोटी वगैरह बनाने के लिए। तो बाहर एक मिल होती छोटी सी, जिसके अंदर डालकर पीठ बनाकर लाते हैं। गाँव में रहती है एक जगह पे। तो हर बार माँ मुझे बोलते थे लेके जा और उसको पीठ बना कर ला। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा था कि मैं घर पर ही बैठा हूँ, सामने ही हूँ उनके। माँ बाहर आई है हमारे आंगन तक, बाहर पूछ रही कोई है क्या, वो डब्बा लेके जाने के लिए। अच्छा, हाँ, मतलब मैं घर पर ही हूँ, लेकिन वो बाहर बोल रही है। क्यों? क्योंकि मन से मैं उनके भी उतर गया था। हाँ, पूरी तरह से। तो ये सारी बातें मुझे समझ में आ रही थी। और भी बहुत सारी बातें, जैसे कि हमारे गाँव में एक लड़का है माधव जादव बोल के, हमारे भूरा भाई का लड़का है वो। तो एक दिन मेरे पिताजी और वो रास्ते से होते हुए गांव की तरफ आ रहे थे। अच्छा, तो एक बार माधव ने सहजता से पूछ लिया मेरे पिताजी से कि भाई माऊली भैया कहाँ पर है, अभी क्या कर रहा है। तो मेरे पिताजी अचानक क्रोध में आ गए
उसको बोला देख मेरे को एक ही लड़का है, मतलब मेरा छोटा भाई, बाप रे। हाँ बड़ा मेरा में मर गया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, उसके बारे में पूछना भी मत, तुझे पूछना है तो मेरे छोटे बेटे के बारे में पूछ। मतलब यहाँ तक ये सारी ये चीज़ें हालत हो गई थी। हाँ जाती है, ये सारी चीज़ें होती है घर पर। तो लेकिन अगर आपके माइंड में अगर ये पक्का है कि भाई नहीं मुझे करना ही है, इस विषय में जाना ही है, तो इन सारी चीज़ों का आपके ऊपर प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता, पड़ता है लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ता। हाँ। तकलीफ होती है क्या? तकलीफ होती है, क्योंकि आजकल खेती में कोई भी किसान नहीं चाहता कि मेरा बेटा खेती में आए, कोई भी किसान नहीं चाहता। बिल्कुल। हर कोई क्या चाहता है कि भाई मेरे बेटे की लाइफ अच्छी हो, शहर में हो या कहीं और हो, या बिजनेस करे या नौकरी करे, कुछ भी करे। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि भाई नौकरी करते समय उसकी क्या हालत हो रही है शहर में, वो कितनी बाय कितनी रूम में रह रहा है या कितने बाय कितने फ्लैट में रह रहा है, वही 9 to 5 जॉब। हाँ वही 9 to 5 जॉब चल रहा है, उसकी मशीन जैसी हालत हो गई है, पैसा थोड़ा बहुत आ रहा है, चल रही है लाइफ, पूरा शरीर का मतलब स्वास्थ्य खराब हो रहा है, अलग अलग तरह बीमारियाँ लग रही है, किसी को भी पता नहीं गाँव में। अगर ये बातें अगर गाँव को लोग पता चलेगी तो धीरे धीरे लोग गाँव में आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन तकलीफ तो होती है, आपको वो काम तो करना ही होता है। इसलिए मैंने वो गांव छोड़ा, शहर में आ गया। तो शहर में आने के बाद कोई सपोर्ट तो नहीं कर रहा था। एक अनिल दंपलावर बोल के हमारे मित्र थे, अच्छा। वैसे तो संघ के कार्यकर्ता थे, संघ के, वो वहाँ के शहर कार्यवाह भी थे परभनी शहर के। तो उनसे मेरी बहुत घनिष्ठ मैत्री थी, जैसे मैं परभनी में आया था तब से उनके साथ मेरी घनिष्ठ मैत्री थी। तो उनको मैंने बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा घर पर सब कुछ हो गया। पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा, उन्होंने बोले भाई तो कुछ करेगा आगे चलकर इस विषय में, तो जो सपोर्ट चाहिए मैं वो करूँगा। अच्छा। तो मैंने उनको बोला भाई कोई खेती वगैरह मिलेगी क्या मुझे करने के लिए या कुछ ये करने के लिए। तो अनिल भाऊ के एक क्लासमेट के मित्र थे, अनिल भाऊ मतलब मेरे से बड़े थे, वो 40 की उम्र थे और मैं 17-18 साल का था उस समय में। तो अनिल भाऊ के एक मित्र थे राजभाऊ होलकर बोल के। अच्छा। हाँ, तो उनकी खेती थी गाँव में 5 एकड़, वहाँ से एक पास में गाँव है लोहगाँव बोलकर, तो लोहगाँव के राजभाऊ होलकर है। तो एक दिन वो मुझे उनके खेत में लेके चले गए, उनकी मिसेस की मतलब हमारे बहनी की, और उनकी पहचान करा दी। और उन्होंने बोला कि ये अपने पास 5 एकड़ खेत है, यहाँ पर पानी है, तो जो करना है वो कर। अच्छा। हाँ, और पता नहीं उनकी और राजबाबू की क्या बात हो गई, उन दोनों को पता। उसके बाद मैंने वहाँ पर खेती में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया राजबाबू की। सबसे पहले हमने हल्दी लगाई, बाद में केला लगाया, शौगा लगाया, बहुत सारी फसलों मैंने वहीं पर प्रयोग करे प्रैक्टिकल। तो राजबाबू का बहुत मुझे सपोर्ट रहा। अच्छा। और वहनी का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा। अगर उस समय में उन दोनों ने अगर सपोर्ट नहीं करा होता तो शायद ये जो आज सब कुछ काम दिख रहा है, न जाने कितने सारे किसानों को मिट्टी बलवान बन रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे किसान अच्छी तरह से फसल उगा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो शायद ये न होता अगर उनका सपोर्ट उस समय नहीं मिलता। मतलब अगर आपको विरोध भी हो रहा है ना, अगर आप काम कर रहे हो ना, तो अच्छे लोग भी आपको मिलना प्रारंभ होता है, अच्छे लोग मिलते हैं जो सपोर्ट करते हैं। यानी टाइम पे आपको कोई ना कोई ऐसे सपोर्ट करता ही है, हाँ मिलता ही है। और बाद में वहाँ से मुझे ज़रा बड़ा स्केल पर कुछ प्रयोग करने थे भाई, जैसे कि मुझे गाय के ऊपर रिसर्च करना था, अभ्यास करना था, गोबर के ऊपर काम करना था, गोमूत्र के ऊपर काम करना था। तो ये जैसे मेरे मन में ये भाव आया कि कहीं ना कहीं इसका मुझे मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए। हाँ। तो दादा लाड जी ने मुझे शिल्लोड़ भेज दिया, संभाजीनगर जिले का तहसील है। हाँ। तो वहाँ पर एक किसान संघ का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट था, गो संवर्धन नाम का। अच्छा अच्छा अच्छा। गाय का प्रोजेक्ट था वो। तो ये घटना है 2011-12 के आसपास की। मेरा कॉलेज का प्रारंभ की स्वरूप था वहाँ पर। तो दादा मुझे वहाँ पर भेज दिया और मेरे साथ जोड़ दिए उमेश जी दाड़ को। ये जालना के बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल है, उनकी स्टील की फैक्ट्री भी है। तो जहाँ उमेश जी की तरफ काम था भाई पैसे इकट्ठा करना और वहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए देना, और वहाँ पर मेरा काम था कि प्रोजेक्ट को खड़ा करना, रिसर्च करना, अभ्यास करना, प्रोडक्शन शुरू करना, गोबर के ऊपर खाद बनाना वगैरह, गाय के ऊपर भी रिसर्च करना। तो उमेश जी को बहुत सारी बातें बिजनेस की पता थी, मुझे नहीं पता थी। मुझे गाय के और गोबर की थोड़ी बहुत बातें पता थी। तो उमेश जी और दादा इन दोनों की वजह से गाय के ऊपर मेरा वहाँ पर पूरा रिसर्च हुआ, पूरा अभ्यास वहाँ पर ही ख़त्म हो गया। मैं कम से कम 2-2.5 साल तक वहाँ पर था। मैं वहाँ पर गाय के गोटे में ही सोता था। अच्छा। गायों के बीच में ही। तो बहुत अच्छी तरह से गाय के ऊपर स्टडी करी, बहुत अच्छा रिसर्च हो गया। और उसके बाद मैं फिर से बाहर निकल कर फिर से खेती पर लग गया। तो धीरे धीरे ऐसे ही विरोध होता था, निगेटिव चर्चा चलती थी
लेकिन साथ में ही जो अच्छे भले लोग होते हैं वो आपको मिलते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन देखना किस तरफ है आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई सही लोगों की तरफ देखना है कि बुरे लोगों की तरफ देखना है। आपका उद्देश्य ठाम था ठाम था, इसलिए वो सब हो गया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चलता रहा आगे और ये काम बढ़ गया। तो माऊली जी ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने जैसे कहा कि आप परभनी से आपके गांव से परभनी आ चुके थे और फिर वहाँ पे आके काम कर रहे थे, आप प्रोजेक्ट संभाल रहे थे, खेती के प्रयोग भी कर रहे थे। तो इन सब के होते हुए तो आपको आर्थिक मदद कैसे हुई? आपने जो कुछ भी है अपना मेंटेनेंस तो वो कैसे संभाला? देखो, जब मैंने गांव छोड़ा तब मैं परभनी में आ चुका था। तो परभनी में जो भी छोटे मोटे काम मिलते थे मैं वो करता था। अच्छा। हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे परभनी ज़िले में साड़ेगांव बोल के एक गाँव है। वहाँ के बड़ीराम सातपुते बोल के हमारे एक कार्यकर्ता थे। तो उन्होंने परभनी शहर में घर निर्माण किया था। अच्छा। तो घर अच्छे तरह से उन्होंने तैयार किया था। तो उनके घर में कुछ काम थे, जैसे कि रंग लगाना, खिड़कियों का कलर लगाना या गेट का कलर वगैरह लगाना। तो ये काम भी मैंने उस समय में करे थे कुछ। उससे मेरा पैसे निकलता था और पूरे महीने का खर्चा मैं वैसे ही निकाल देता था। और मेरे रहने की व्यवस्था परभनी के संघ कार्यालय में होती थी। अच्छा अच्छा। वहीं पर मैं रहता था। और बाद में जब मैं गाय के प्रोजेक्ट पर आ गया इधर संभाजीनगर जिले में शिल रोड में, तो वहाँ पर तो पैसे की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि उमेश जी जालना से पैसे सारे भेजते थे, सारी व्यवस्था वही करते थे, रिसर्च के लिए भी भेजते थे, सारी चीज़ों के लिए वही पैसा देते थे। तो उन्हीं की वजह से ये सारा काम हुआ। और जब मैं गाय के प्रोजेक्ट से बाहर हो गया और जब मैंने पूरा प्रॉफिट वगैरह उसका काम वगैरह पूरा देख लिया, रिसर्च वगैरह हो गया मेरा, पूरा अभ्यास भी हो गया, तो उसके बाद खेती के ऊपर मैं फिर से रिसर्च करना चाहता था, प्रैक्टिस करना चाहता था। तो उसके लिए बाद में बहुत सारे किसान मेरे साथ जुड़े, बहुत सारे मेरे मित्र भी जुड़े। तो उन मित्रों ने, उन किसानों ने आर्थिक सहायता करी उस समय में। तो उनके ही पैसों से मैंने बहुत प्रयोग करे, प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें करी और काम बनता गया धीरे धीरे। आज बड़ा काम हो गया आज इसी तरह से। तो आपने जैसे बताया कि आपने बाद में फिर से प्रैक्टिस करना शुरू की थी, तो वो प्रैक्टिस आप कहाँ पे करते थे और कैसे करते थे? खेती की प्रैक्टिस मैं अलग अलग जगहों पे करता था। जैसे कि एक दो जगह बताता हूँ। एक तहसील है सोएगांव बोल के, अच्छा, ये खानदेश में आता है महाराष्ट्र के। तो वहाँ पर घोषला नाम का एक गांव है, वहाँ पर समाधान पाटिल रहते हैं और निवृत्ति पाटिल, ये दोनों भाई है। तो उनके खेत के ही बाजू में हमने 10 एकड़ खेती लीज पर ली थी। अच्छा। 3-4 सालों के लिए। तो वहाँ पर मैंने पूरे वेजिटेबल लगाए थे, अपनी सब्जियाँ लगाई थी। तो ऑर्गेनिक की सब्जियों के पूरे मैंने रिसर्च पूरा प्रैक्टिकल वहीं पे करा। अच्छा। तो ऐसे ही लीज पर लेकर हम काम करते थे। तो ऐसे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें होती गई। और उसका पैसा जो है तो ट्रेनिंग जो मैं लेता था किसानों की, उसी समय से मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू करी थी। तो ट्रेनिंग की फीस होती थी अपने 1000 रुपये 1500 रुपये किसानों की, 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए। तो उससे वो खर्चा निकलता था, मेरा ही खर्चा निकल जाता था। तो ऐसे धीरे धीरे काम बढ़ता गया, आज बहुत बढ़िया बन गया काम। गुरुजी, फिर आप जब प्रैक्टिस कर रहे थे तब आपको मार्गदर्शन कौन करता था उस विषय पर? नहीं देखो, शुरुआती मार्गदर्शन तो मुझे दादा ने ही किया था। वो तो मैंने बचपन में सारे विषय उनसे सीख ली थी। दादा को ज़्यादा ऑर्गेनिक के बारे में पता नहीं है, लेकिन दादा स्वयं ही क्रॉप साइंस के विषय में, पौधों की आंतरिक रचना में या बहुत सारे अलग अलग विषयों में एक्सपर्ट है। तो उन्होंने वो सारी बातें मुझे बता दी थी, उनसे तो वो ज्ञान मुझे मिला ही था। लेकिन ऑर्गेनिक के ऊपर काम करना था, रिसर्च करना था, तो किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया। लेकिन मेरे हाथ में कुछ अपने जो प्राचीन ग्रंथ है ऋषियों के या हमारे मुनियों के, वो सारे मेरे हाथ में लग गए। जैसे कि भाई कृषि पराशर है, या अपना कश्यपी कृषुक्त है, या वृक्षायुर्वेद सुरपाल जी का, या उपमन विनोद शाड़ंगर जी का, या अलग अलग तरह के ग्रंथ है, विश्ववल्लभ जी का भी ग्रंथ है एक। तो इनके ऊपर मैंने 2011-12 से धीरे धीरे प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो उनके पहले प्रयोग करता था। और साथ में जो आधुनिक काल में जो भी रिसर्च हुआ है या जो भी अलग अलग कृषि पद्धतियाँ निकली है, उन सब का मैंने अध्ययन किया। यहाँ तक कि जो जड़ाम ऑर्गेनिक फार्मिंग है कोरिया की, अच्छा, हाँ, वहाँ के एक वैज्ञानिक के एक ऑर्गेनिक फार्मिंग निकाली, वहाँ पर तंत्र निकाला, उसका नाम जड़ाम ऑर्गेनिक फार्मिंग है। अच्छा। तो उसका भी मैंने किताबें पढ़ डाली, मतलब ऐसे हर तरीके मैंने आधुनिक किताबें पढ़ डाली। सूक्ष्म शास्त्र जो है, जो बहुत बड़ा विज्ञान सामने आया है यूरोप में या अमेरिका में, वो भी मैंने पढ़ डाला। तो जो भी पढ़ने के लिए मिला उसके सारे प्रैक्टिकल मैंने प्रयोग खेत में
अच्छा, आपने सब प्रैक्टिकल भी सब किया? प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखे मैंने भाई कौन सा प्रयोग खेती में लागू हो सकता है, किससे हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ सकता है, किस प्रयोग से खर्चा कम हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने करी, खुद करी। और साथ में किसान भी थे मेरे अलग अलग जगहों पे। परभणी में राजूभाऊ होळकर थे, वहाँ पर समाधान पाटिल थे, या हमारे निवृत्ति पाटिल थे, या हमारे पंडरनाथ काचोळे थे, दिनेश राजपूत थे, रामजी काचोळे थे, हमारे कृष्णा जलवार थे। ऐसे बहुत सारे किसान थे जो साथ में वहाँ पर जुड़े थे मेरे। तो उन सब के साथ मिलकर काम करता था। और बाद में तो अभी बहुत जगहों पे मेरे किसान हो गए, तो किसी के भी खेत में अभी मैं प्रैक्टिकल प्रयोग कर सकता हूँ, वही निरीक्षण करता हूँ, जाता हूँ, मिलता हूँ, वही सारे बातें बाद में मैं ट्रेनिंग में किसानों को पढ़ाता हूँ, जिसका रिजल्ट अच्छा मिला वही। तो फिर आपने जो है वो सब प्रैक्टिकल किया, आपको सक्सेस भी मिला फिर उस वक्त? नहीं सक्सेस हर बार नहीं मिलता। अगर प्रयोग कर रहे हो ना, देखिए 99 बार आप असक्सेस हो जाओगे, फेल हो जाओगे, सक्सेस एक ही बार मिलता है, लेकिन उसके ऊपर बाद में प्रयोग करने पड़ते, वो उसको आगे लेके जाना पड़ता है। ये रियल फैक्ट है एग्रीकल्चर का। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि कितना फेलियर हो सकता है इस विषय में। अब टमाटर है, हाँ, तो हमने जो आजकल बीटी तंत्र का जो टमाटर का बीज मिलता है, सिंजेंटा का हो या किसी भी कंपनी का हो, हम वो लगाते थे, क्योंकि महाराष्ट्र में सभी किसान वही लगाते हैं। तो उसके हम बीज लगाए, उसके ऊपर हम प्रयोग कर रहे थे। तो उसका फेलियर इतना था कि 3 साल तक हम कंटिन्यू फेल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जैसे टमाटर की ग्रोथ हो जाती है, उसको फ्लावरिंग आती है और छोटे छोटे टमाटर लगते हैं ना, तो उस समय में टमाटर के पौधों के ऊपर एक वायरस आता है। अच्छा, हाँ, उसकी पत्तियां पूरी तरह से मुड़ जाती है, खराब हो जाती है, और पूरा का पूरा प्लॉट खत्म हो जाता है टमाटर का। ऐसा वो वायरस है, आता ही है, मतलब आता ही है। तो इसके ऊपर मैं प्रयोग कर रहा था, लगातार 3 साल तक कर रहा था, लेकिन उसका इलाज मुझे मिला ही नहीं। उसमें कम से कम हमारे 18 लाख का लॉस हो गया। 18 लाख का लॉस किया? हाँ, एक टमाटर के पिक के अंदर, एक फसल के अंदर। तो इतना बड़ा लॉस हो गया। उसके बाद में जाकर समझ में आया कि भाई ये हाइब्रिड है, इसके ऊपर वायरस आएगा ही आएगा, ये ऑर्गेनिक में कंट्रोल होगा ही नहीं। फिर हमने गाउठी, जो हमारा देसी बीज होता है टमाटर का, वो लगा कर देखा, उसके ऊपर वायरस ही नहीं। अरे, मतलब इतना खर्चा करने के बाद समझ में आया कि भाई फॉल्ट सीड में है, बीज में है। हाँ, देसी पर नहीं आ रहा है, उस पर आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे अलग अलग तरह के हमारे सक्सेस की स्टोरियाँ हैं, लेकिन वो होता रहा, आगे आगे चलते रहे। गुरुजी, वैसे तो मैंने बहुत सारे जो पद्धति होती है, जो तरीके होते हैं खेती करने के, वो सुने हैं, जैसे कि नैसर्गिक खेती, जीरो बजट खेती, बायोडायनामिक खेती रहती है। तो इन सब में क्या फ़र्क है? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि जैसे कि भाई हिमालय के ऊपर पड़ता हुआ बारिश का पानी अलग अलग नदियों से होकर कहाँ जाता है, समंदर में ही जाता है। तो वैसे ही है, सबका उद्देश्य एक ही है कि किसानों का खर्चा कम होना चाहिए और उत्पादन बढ़ना चाहिए। इसलिए मुझे कोई अंतर नहीं दिखता इन सब में। हाँ, जो हमारे फसल के लिए या जो हमारे खेती के लिए ज़्यादा आवश्यक हो, ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, उसे आप ले लीजिए, और जो आपको नहीं लग रहा उसे छोड़ दीजिए। लेकिन फ़र्क कुछ नहीं है, सब अच्छे ही है। जो आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए, बात खत्म हुई। पर बात आखिरी मतलब यही है कि आपको प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। एकदम बढ़िया। जो आपका पहले से उद्देश्य था कि जो लॉस में खेती जा चुके हैं लोगों की, उसे प्रॉफिट मिलाना है, बस यही उद्देश्य होना चाहिए। तो फिर गुरुजी, आप मुझे और एक बता सकते हैं कि ये जो सब खेती है, नैसर्गिक खेती, जैविक खेती, तो फिर इन खेती में और आपके विषमुक्त खेती में कोई डिफरेंस? हाँ, डिफरेंस है। विषमुक्त खेती मतलब मैं थोड़ा सा अलग नहीं बोलूँगा विज्ञान को इसके, लेकिन मैं इसमें एक बात थोड़ी सी विस्तार से बताना चाहूँगा कि देखिए, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी। अगर एक डिब्बे के अंदर, अगर आपने सारे इसको मराठी में इसको इंजो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बिच्छू, हाँ, बिच्छू को अगर डाल दिया पूरे डिब्बे के अंदर और उसका ढक्कन नहीं लगा, उसको खुला ही रखा, तो वो कोई भी बिच्छू बाहर नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता? अगर एक बिच्छू बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा उसका पैर खींचता है, तो इसकी वजह से वो पूरे के पूरे बिच्छू उसी के अंदर पड़े रहते हैं। खेती विषय में भी क्या है ना कि हर कोई एक दूसरे का पैर खींचता है, ये अभी चल रहा है। अच्छा, हर कोई क्या बोलता है कि भाई मेरा ही सबसे भारी है, बाकी सब झूठे। तो यहीं पे मुझे थोड़ी दिक्कत लगती है कि जैसे कि भाई बारडान को बोलते कि हमारा ही अच्छा है, बाकी गड़बड़ है, खराब है, या नैसर्गिक खेती वाले हो वही यही बोलते कि भाई हमारा ही सबसे अच्छा है, बाकी सब खराब है। तो हर एक तंत्र के अंदर यही डिस्कशन चलता है। जैसे कि विद्यापीठ वाले बोलते हैं कि भाई हमारा ही सेंद्रीय अच्छा है, बाकी सब
फेल है। फेल है। तो ये मुझे बात खटकती थी। तो भाई सबको एक स्टेज पे आना चाहिए, एक स्टेज पर आकर काम करना चाहिए, तभी किसानों का भला हो सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है। ये मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में बात पक्की थी। तो इसीलिए मैंने क्या किया था कि जो प्राचीन समय के ग्रंथ है, हाँ। उनसे लेकर आज तक जो भी संशोधन हुआ है खेती के अंदर, हाँ। जो भी खेती में प्रॉफिट बढ़ा सकता है या खेती का खर्चा कम कर सकता है, तो उन सबको मैंने ले लिया और वो लेकर प्रैक्टिकल प्रयोग कर देखे और फिर किसानों को मैं पढ़ाता हूँ। बस इतना ही डिफरेंस है। वो खींचते एक दूसरे की, हम खींचते नहीं है। जहाँ पे जो अच्छा मिला वो ले लो और आगे बढ़ो। पर गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में जो आपने ग्रंथ का उल्लेख किया, तो इस आधुनिक काल में जो प्राचीन ग्रंथ है, आपने उल्लेख किया प्राचीन कथा पुराणों का, तो इस समाज में इस आधुनिक काल में तो उसे भाकड़ कथा कहते हैं। तो फिर आप इन सारी बातों में कैसे है? नहीं, देखिए, जो भी कोई इसे मतलब वेस्ट मटेरियल बोलता है, इंग्लिश में उसको वेस्ट मटेरियल बोलते हैं और मराठी में उसको भाकड़ कथा बोलते हैं। पुराण मतलब या पुराने ग्रंथ मतलब भाकड़ कथा। हाँ। ऐसा नहीं है। अगर सही दृष्टि से अगर देखा जाए ना उन ग्रंथों को, तो आपको समझ में आएगा भाई इसके अंदर बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है, बहुत सारी बड़ी टेक्नोलॉजी छुपी हुई है। एक उदाहरण मैं देता हूँ। हाँ। महाराष्ट्र में क्या हो रहा था कि बहुत सारे जगहों पे ज़्यादा बारिश हो रही थी। अच्छा। अतिरिक्त बारिश हो रही थी। बहुत सारे किसानों का नुकसान हो रहा था क्योंकि मिट्टी के अंदर पूरा पानी जाता था, वहाँ पर हवा नहीं रहती थी, तो फसलें खाद नहीं ले पा रहे थे मिट्टी से, ऊपर फसलें खराब हो रही थी। ऐसा 2-3 साल चलता रहा अलग अलग जगहों पे। तो ये समस्या मुझे पता चली, भाई खेती में समस्या है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो फसलें ठीक से खराब हो जा रही है। तो दिमाग में चल रहा था इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रहा था, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें पढ़ रहा था। हाँ, इसके ऊपर एक इलाज था या पर्याय था, भाई ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाओ, केचुए बढ़ाओ, या खेत का पानी बाहर निकाल दो नाला वगैरह कर। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म की बातें थी और ज़्यादा पैसों की भी बातें थी। नाला निकालना मतलब बहुत खर्चा था। ऐसा कुछ तो होगा फार्मूला कि भाई जिसकी वजह से किसान को रिलीफ मिलेगा, वो उत्पादन घटेगा नहीं, फसलें खराब नहीं होगी। तो बहुत दिनों से मैं प्रैक्टिकल प्रयोग कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, स्टडी भी कर रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ हाथ में लग नहीं रहा था। लेकिन एक ग्रंथ के अंदर मुझे एक श्लोक मिला। अच्छा। हाँ, तो उस श्लोक का अर्थ ये था कि भाई जब बारिश की वजह से खेतों में पानी ज़्यादा हो जाता है या मिट्टी में पानी भर जाता है, तो फसलों को अपचन हो जाता है, मतलब वो खाना नहीं खा पाते। तो ऐसे समय में खेतों के अंदर आपको दही और चावल, पका हुआ चावल खेत के अंदर देना चाहिए। अच्छा अच्छा। ये ग्रंथ के अंदर बोला उन्होंने, बोला है। आप दही और चावल देना चाहिए। भाई क्यों बोला, इसका क्या साइंटिफिक रीजन है? हाँ हाँ। अब उन्होंने बोल दिया। हाँ। अब सबसे पहले मैंने क्या करा कि ऐसे खेत के अंदर मैंने डालकर देखा 2-3 बार दही भात। हाँ। मुझे रिजल्ट अच्छे मिले, फसलें अच्छी ग्रोथ कर रही थी बारिश ज़्यादा होने के बाद भी। लेकिन इसका विज्ञान समझ में नहीं आ रहा था मेरे भाई, है क्या, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हो तो रहा है। हाँ। तो दही मैंने ले लिया और लैब में जाकर टेस्ट कर दिया। अब पहले से मुझे पता था कि इसके अंदर एलेबी बैक्टीरिया होती है। तो बाद में मैंने और सारा रिसर्च पढ़ा और सारी बातें इसके बारे में, दही के बारे में पता करी। तो ये बात समझ में आई कि दही के अंदर अनारोग्यक बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा। अनारोग्यक मतलब क्या, जो हवा के बिना खेती के अंदर काम कर सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये खेती के अंदर काम कर सकते हैं। मतलब अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो मिट्टी में पानी भर जाता है, मिट्टी की हवा पूरी बाहर निकल जाती है पानी की वजह से। तो ऐसे समय में भी ये बैक्टीरिया खेत के अंदर काम कर सकते हैं, फसलों को खाना दे सकते हैं, मिट्टी अच्छी बना सकते हैं, ठीक ठाक वातावरण रख सकते हैं मिट्टी के अंदर का। और चावल, पका हुआ चावल, हाँ भाई इसके साथ चावल क्यों बोल दिया? चावल क्यों? हाँ हाँ, दही तो ठीक है, समझ में आ गया, चावल क्यों बोल दिया? तब जाके पता चला कि भाई जो राइजोबियम है, राइजोबियम बहुत सारे हमारे किसान बीजों को लगाकर खेत में डालते हैं, जो नाइट्रोजन की पूर्तता करता है खेत के अंदर। तो बहुत बड़े बड़े जो लैब है, उन लैबों के अंदर पके हुए चावल के ऊपर ही राइजोबियम की ग्रोथ करी जाती है। अच्छा। उनको मल्टीप्लाई किया जाता है और उसको पैकिंग कर बाद में बेचते हैं। तो चावल इसलिए बोला कि भाई खेत में डालो, नाइट्रोजन की उपलब्धता होगी, राइजोबियम बढ़ेगा, इसलिए चावल और दही मिक्स करके खेत के अंदर डालो। फिर जो दही के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई भी होंगे और राइजोबियम भी बढ़ेगा, नाइट्रोजन भी बढ़ेगा। इन सारे चीज़ों को उन्होंने दही और भात बोल दिया, भाई चावल बोल दिया खेत के अंदर डालो। अभी कितनी बड़ी वैज्ञानिक की बात है। हाँ। अभी अगर आज के समय में अगर किसी ने पढ़ा होता
उसको पता ही नहीं चलता दही भात क्यों डालना है, बोल दिया होगा वो ऐसे ही क्यों। मतलब ऐसी बहुत सारे वैज्ञानिक बातें हैं ग्रंथों के अंदर जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उसके बारे में मैंने बहुत सारी प्रैक्टिकल रिसर्च करी। तो गुरुजी, आप जैसे कि प्राचीन ग्रंथों की बातें करते हो, तो आपने कभी ना कभी तो किसी ट्रेनिंग में, किसी विद्यापीठ में भी इस ग्रंथों की बातें की होगी या इस विषय पे बोला होगा, बताया होगा। तो वहाँ के लोग, वहाँ के कुछ साइंटिस्ट इस बातों को मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, अगर आप किसी भी विषय को पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रूफ के आधार पर बताते हो तो हर कोई इसे मानेगा ही मानेगा। इसे पूरी तरह से आपको वैज्ञानिक बातें में समझाना होगा लोगों को, तो कोई भी इसे इनकार नहीं करेगा। एक प्रसंग है, ऐसे ही मैं खगोल शास्त्र और खेती का संबंध के बारे में एक लेक्चर देता हूँ। उसका बहुत सारा खेती विषय में फ़ायदा है, किसानों का उत्पादन भी बढ़ता है। तो ऐसे मैंने एक ऑनलाइन क्लास लिया था गूगल मीट के ऐप के ऊपर। तो परभणी विद्यापीठ के कुछ वैज्ञानिकों ने वो सुना था, तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने मुझे यही सब्जेक्ट, यही विषय विद्यापीठ में मतलब सबको बताने के लिए बुलाया था। अच्छा। एक उन्होंने क्लास रखा था मेरा बहुत बड़ा। तो मैं 2 वैज्ञानिकों का नाम जरूर लेना चाहूँगा। उनमें से एक हमारे आनंद बड़गुजर सर है, जो लाड सर है, और दूसरे आनंद गोरे सर। इन दोनों ने कहा था कि मौली एक बार आप आइए विद्यापीठ में, यही सब्जेक्ट सबके सामने रखिए, सब तक ये विषय जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं उससे पहले ज्योतिष शास्त्र बोलता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ही है वो। हाँ, ज्योतिष शास्त्र का और भविष्य का कोई संबंध है ही नहीं, वो बात अलग ही है। ज्योतिष शास्त्र का मतलब मैं इतना ही निकालता कि वह प्रकाश के ऊपर जो शास्त्र है उसको ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। ज्योति यानी प्रकाश। प्रकाश, ज्योति यानी प्रकाश। तो मैं गया विद्यापीठ में, खेती का और इन ग्रह तारों का, चंद्रमा की गति का, उसका गुरुत्वीय बल का संबंध क्या है, उससे उत्पादन किस तरह से बढ़ सकता है, ये पूरी बातें मैंने वैज्ञानिक तरीके से वहाँ पर रखी। तो वहाँ पे जितने भी वैज्ञानिक थे सामने बैठे हुए, किसान भी थे, बहुत सारे PhD करने वाले स्टूडेंट भी थे। अच्छा। तो उन सब ने ये स्वीकार कर लिया कि भाई इसका बहुत बढ़िया अच्छा संबंध, इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई उसका विरोध नहीं कर सका, कोई उसको इनकार नहीं कर सका, क्योंकि पूरी बातें मैंने वैज्ञानिक तरीके से वहाँ पर रखी थी। तो वहाँ पर कुछ PhD करने वाले स्टूडेंट मेरे पास आए, बाद में मुझे सवाल जवाब कर रहे थे। तो एक स्टूडेंट मुझे ऐसे ही पूछ लिया कि मौली जी सच सच बताइए, आपका किस किस विषय में आपने PhD करी है। हाँ। और मेरी और PhD का तो कोई संबंध ही नहीं है, मतलब आगरी कॉलेज में कभी गया ही नहीं। हाँ। मेरी BSc भी नहीं हुई, MSc भी नहीं हुई, PhD तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक तरीके से रखोगे तो ये बात सबके समझ में आती है, सब स्वीकार करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुरुजी, हमने तो सुना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है। मतलब जो रासायनिक पद्धति से खेती की जाती है उससे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग में खेती काम करना पड़ता है। और आजकल तो किसान भी नहीं काम करते, ज़्यादा मजदूर भी नहीं मिलते। तो फिर आप लोग ऑर्गेनिक में कैसे ज़्यादा काम कर पाते हो? अगर आप इस प्रश्न को ठीक से समझना चाहते हो ना, थोड़ा एक 25-30 साल पहले आपको जाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं, 30 साल पहले जाओ। तो महाराष्ट्र में बहुत सारी अलग अलग फसलें होती है, उसमें से मैं 2-3 फसलों का नाम लेना चाहूँगा। एक है, पकड़ लो ज्वार है, पकड़ लो ज्वारी अपनी, हाँ, या बाजरा पकड़ लो, या दूसरा है हरभरा, जिसको हम चना बोलते हैं हिंदी में। ये दोनों ही फसलें बिना पानी की आती थी, बहुत बढ़िया आती थी। अच्छा। इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं थी। 30-40 साल पहले की बात है, ज़्यादा दूर नहीं। लेकिन आज ज्वारी या चना बिना पानी का आ सकता है क्या? नहीं आएगा। नहीं। कम से कम आपको 2 या 3 पानी देना ही पड़ता है मिट्टी के हिसाब से, तभी ये ज्वार और चना आ सकता है। बिल्कुल। मतलब आपका काम बढ़ा। अभी ये काम क्यों बढ़ा? रासायनिक खाद की वजह से। अच्छा। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई, उसकी पानी होल्ड कैपेसिटी कम हो गई, वाटर होल्ड कैपेसिटी। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ऑर्गेनिक में आता ही नहीं है। ऑर्गेनिक में बिना पानी के भी ज्वारी बहुत अच्छी आती है, चना भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मिट्टी पहलवान बनती है वहाँ पर। तो ये काम कम होता है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से पौधों को खाद दोगे ठीक से, उसको 17-18 प्रकार के न्यूट्रिशन दोगे, तो वो अंदर से बहुत मजबूत बनता है। अच्छा। हम देसी बीज भी यूज करते हैं, इसलिए उसके ऊपर रोग भी कम आता है, आपको स्प्रे भी कम करने पड़ते हैं। हाँ। यहाँ पे उल्टा है, ऑर्गेनिक फार्म में कम काम पड़ता है, ज़्यादा नहीं। लोगों ने सिर्फ मान लिया है कि ऑर्गेनिक फार्म में ज़्यादा काम लगता है। अगर आप सिस्टम इम्प्रूवमेंट के साथ अगर खेतों में अगर काम करोगे तो रासायनिक से भी बहुत बढ़िया काम होता है और बहुत बढ़िया उत्पादन भी होता है। उल्टा है,
इसके लिए आपको पूरी ट्रेनिंग ही लेनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाओगे सारा विषय। हाँ वही तो हमने तो सुना था कि ऑर्गेनिक में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत झंझट होती है, वैसा कुछ? नहीं, उल्टा है, रासायनिक में ज़्यादा मेहनत बढ़ गई। हम्म। रासायनिक में पहले एक आधा अगर स्प्रे कर लिया किसी भी फसल पर तो काम चल जाता था। आज 5-5, 6-6, 7-7 स्प्रे करने पड़ रहे हैं। खाद भी ज़्यादा मात्रा में देना पड़ रहा है, पानी भी ज़्यादा मात्रा में देना पड़ रहा है, उत्पादन भी कम हो रहा है। अच्छा। उल्टा है रासायनिक का। यहाँ पे ऑर्गेनिक में उल्टा है, मिट्टी पहलवान हो गई तो वही फसल आराम से आ रही है। और मुझे आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बारे में समझाएंगे, दोनों खेती में कि किधर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, किधर ज़्यादा प्रॉफिट निकल सकता है? देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको सबसे पहले सिस्टम बिठानी पड़ेगी। अच्छा। सिस्टम के लिए थोड़ा खर्चा लगता है, अलग अलग तरह की सिस्टम होती है। जैसे कि भाई जीवाणु छोड़ने हो या कोई खाद छोड़ना हो ड्रिप से, तो उसके लिए एक अलग से सेटअप होता है टाकियों का। अच्छा। हाँ, तो हम बनाते हैं, उसका वीडियो वगैरह बहुत सारे यूट्यूबर उपलब्ध है, वो भी आप देख सकते हो। तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा शुरुआती में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लगता है पैसा शुरुआती में। बिल्कुल। बाद में कोई खर्चा ही नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, बाद में रनिंग थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है। बीज भी हम घर का यूज़ करते हैं। हाँ। देसी कपास है हमारे पास, बहुत सारे किसानों के पास, उसका एवरेज कम से कम 15-20 कुंटल तक जाता है आराम से, देसी बीज का भी। अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें खर्चा नहीं लगता, मेहनत ज़्यादा नहीं लगती। और वही केमिकल में हर चीज़ में आपका खर्चा है। हाँ। हर चीज़ में। हाँ। तो आपका खर्चा बढ़ा, उत्पादन में घट रहा है, मिट्टी खराब हो रही है, सारी चीज़ें बिगड़ रही है। तो ये सबको पता ही है, सिर्फ किसान स्वीकारना नहीं चाहते और सही समय पर ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना नहीं चाहते। वो बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन गुरुजी कुछ किसानों का ऐसा मानना है कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप करते हो तो वो फेल ही हो जाएंगी। मतलब उसमें आपको कुछ ना कुछ 50% रासायनिक, 50% ऑर्गेनिक, इस बेसिस पे खेती करनी पड़ेगी। जैसा कि अभी फ़िलहाल का एक एग्जांपल है कि श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग फेल हो गई। तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, आप रासायनिक खेती करो या ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, दोनों में भी आपको 17-18 प्रकार के न्यूट्रिशन पौधों को देने ही पड़ेंगे। अच्छा। हाँ, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो आपको 17-18 प्रकार के न्यूट्रिशन देने पड़ेंगे, तभी आपका उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन कुछ किसानों का थोड़ा सा मानना ये होता है, या थोड़ा समझ ये पाते हैं किसान, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या, कुछ करना नहीं, बस खेत में खाद बीज लगा के रख दो। अगर हो सका तो गोबर खाद डालो, बात खत्म, या जो अमर छोड़, मतलब रासायनिक मत डालो, वो ऑर्गेनिक हो गया, ऐसा ऑर्गेनिक हो गया। ऐसा किसान समझते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है। अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो 17-18 प्रकार को अन्न द्रव्य आपको देने ही पड़ेंगे पौधों को, जो खाने के लिए लगता है। हाँ। अगर वो दोगे तो रासायनिक से भी बहुत अच्छा उत्पादन होता है ऑर्गेनिक। हाँ। अगर आप रासायनिक भी कर रहे हो ना, तो रासायनिक में भी आपको 17-18 प्रकार के खाद देने ही पड़ते हैं, तो ही अच्छा फसल, वही अच्छा फसल होता है। दोनों भी एक जैसा ही है। अब अगर आप ऑर्गेनिक में नहीं दे रहे हो तो आपको केमिकल डालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए धारणा ऐसी बनी। अगर आप 17-18 प्रकार के खाद अगर ऑर्गेनिक तरह से दे रहे हो तो कोई जरूरत ही नहीं केमिकल की, 50% की भी जरूरत नहीं। बात खाद के 17-18 प्रकार के आप दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो पौधों को। और वो श्रीलंका के विषय पे क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, श्रीलंका का विषय तो वहाँ की सरकार की गलती है। अच्छा। अब किसानों को पता ही नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करना है। और उन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्टली केमिकल खाद बंद कर दिया। अच्छा, पूर्ण बंद कर दिया? पूरी तरह से बंद कर दिया। अगर खाद ही नहीं डालोगे, भले ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, उत्पादन कैसे आएगा? आएगा ही नहीं खेत में। नहीं, बिल्कुल। तो पूरा खेत लॉस हो गया किसानों का। इसलिए कि श्रीलंका का बहुत बड़ा मैटर हो गया। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के ठीक से ट्रेनिंग लोगे, 17-18 प्रकार के खाद कैसे खेत में देना है, पौधों का न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करना है, उनको रोगों का नियंत्रण कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग लोगे, उसको समझोगे, खेत में उसका इम्प्लीमेंटेशन करोगे, तो उत्पादन बढ़ेगा ऑर्गेनिक में। श्रीलंकन सरकार ने करा ही नहीं और डायरेक्ट केमिकल खाद बंद कर दिया, तो नुकसान तो होगा ही होगा। वो ऑर्गेनिक भी नहीं हुआ और रासायनिक भी नहीं हुआ, दोनों तरीके से लॉस ही होगा। हाँ, खाली खाद नहीं देना, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं बोल सकते आप। जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो बेसिक नीड है, वो तो चाहिए। बिल्कुल। गुरुजी, फिर ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है, जो इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, तो उसे देखते हुए उसका राजकीय दृष्टिकोण आपको क्या लगता है कि सरकार ने ये स्कीम आनी चाहिए, या सरकार ने ये कुछ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए? क्या बता सकते हो उसके बारे में? नहीं, अभी जो सरकार इस पर काम कर रही है, ज़्यादा प्रमोट कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, भले ही वो कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्योंकि सबको पता है कि भाई केमिकल से मिट्टी बर्बाद हो रही है और मनुष्य का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। हाँ। तो हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है, ये और ही अच्छी बात है।
लेकिन साथ में कुछ और सरकार ने चीज़ें करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भाई बीज का विषय है, देसी बीज का, उसको प्रमोट करो, उसके बीज बैंक बनाओ, हाँ, उससे किसानों तक उसको पहुंचाओ, उसका बेनिफिट बताओ। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आने चाहिए, मुझे लगता है। और जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रहे हैं उन सबको एकत्रित लाना, एकत्रित प्रयोग करना, रिसर्च करना, अभ्यास करना, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो सब्जेक्ट है या जो भी शिक्षा व्यवस्था है वो उसके अंदर अभी डालना चाहिए। पूरे एजुकेशन सिस्टम में ऑर्गेनिक फार्मिंग आनी चाहिए। बिल्कुल, कॉलेज में पढ़ाना चाहिए, स्कूलों में भी पढ़ाना चाहिए। मैं तो मानता हूँ खेती विषय, तो वहाँ से अगर शुरुआत रही तो वो अच्छा रहेगा। भाई हम बाकी सारे चीज सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स पढ़ा रहे, इंजीनियर कैसे बनना ये पढ़ा रहे, या डॉक्टर कैसे बनना ये पढ़ा रहे, तो किसान कैसे बनना है ये तो ये भी पढ़ाना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक सब्जेक्ट है भाई, व्यवसाय है, बिजनेस है। बिल्कुल, तो ये भी आना चाहिए। अब इसके ऊपर काम सरकार को करना पड़ेगा, वो बात अलग है, देखते क्या क्या होता है। तो गुरुजी, जब अपने इधर भारत में जो चल रहा है, मतलब किसान लोन लेते हैं तो उसकी कर्ज माफ़ी भी होती है, तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि किसान की कर्ज माफ़ी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि किसान के ऊपर कर्जा क्यों होता है, कर्जा होता ही क्यों है, इसके ऊपर आप अगर चर्चा करोगे ना, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, जैसे बात क्या है ना कि किसान के पास जितना भी खेत से पैसा आता है उसमें से उसका कम से कम 70% पैसा खाद और बीज और दवाइयों के लिए जाता है। बचता कितना है? 30%। उसमें से भी 15% उसका हॉस्पिटल में जाता है, और जो बचा 15%, तो 15% में से 10% उसका एजुकेशन के ऊपर खर्चा होता है, और घर चलाने के लिए बाकी सारी चीज़ों के लिए उसको 5% खाली पैसा हाथ में रहता है। तो सबसे पहले क्या है ना कि किसान को सबसे बड़ा जो खर्चा है 70% का, वो है खाद, दवाई और बाकी सारी चीज़ों पर, खेती के ऊपर ही खर्चा है, वो सारा बाहर निकल जाता है। हाँ। अगर किसान अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो ये सारा का सारा 70% पैसा उसका बचेगा। अगर ये बचा तो किसान यहीं पे 70% प्रॉफिट बढ़ गया। बिल्कुल। और दूसरी बात जो है ना, वो किसानों को रेट चाहिए, मतलब उसकी फसल को। हाँ, जो अभी जो फिलहाल रेट नहीं मिल रहा है अभी। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई किसान, वो जो सिस्टम है जहाँ पे किसान फसलें बेचता है या जो भी उसका अनाज है, जो भी उसके फलें बेचता है, वो साले गवर्नमेंट की या किसी और की वो पूरी तरह से सिस्टम है। बिल्कुल। उसमें बेचने के लिए किसान ने जाना ही नहीं चाहिए। इस मानसिकता का मैं आदमी हूँ। अच्छा, आप सरकार के पास क्यों जा रहे हो? हमें अच्छा रेट दो, बोलो ही मत उनको, उनके पास अनाज बेचो ही मत, उनके पास आप अपना फसलें बेचो ही मत, अपने फल उनके पास बेचो ही मत, आप खुद का मार्केट तैयार करो। अभी हमारे बहुत सारे किसान हैं जो बंसी गेहूँ बेचते हैं, जो देसी बीज है ऑर्गेनिक से। अच्छा। हाँ, तो बहुत सारे किसान खुद बेचते हैं, पूरा का पूरा खुद का माल खुद बेचते हैं। तो उनका कम से कम 6,000 तक रेट मिलता है क्विंटल के हिसाब से। गेहूं का 1 क्विंटल 6,000 मिलता है। बाप रे। और वही मार्केट में कितना रेट है? 3,000 के आसपास। 3,2800। हाँ, यहाँ पे दुगुना रेट मिल गया, खुद बेच रहे। वो गए ही नहीं उस सिस्टम में कि भाई हमारा गेहूं लो 6,000 से, कोई जरूरत ही नहीं। गए किसके पास? शहरों में गए, लोगों के पास गए, उनको उनके प्रोडक्ट का महत्व उन्होंने बताया, भाई कैसा, इसकी टेस्ट कैसी है, बिना केमिकल का है, तो लोगों को पसंद आया, लोग ले रहे। तो यही हर चीज में किसानों को करना पड़ेगा, हर चीज में। खुद बेचो, आप उस सिस्टम में जाओ मत। आज जो बेच नहीं सकते वो पैदा मत करो। अभी थोड़ा कठिन काम है, किसान को समझना भी कठिन काम है, भाई कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं उनको बोलता हूँ जो हमारे किसान कर रहे हैं उनके पास जाओ, उनसे मिलो, उनसे बात करो, वो कैसे कर रहे हैं, क्या मार्केट को समझना पड़ेगा, स्टडी करना होगा, जो चलता है बाजार में वही लगाना पड़ेगा। नहीं चलता है वो नहीं बात, जो भी लगा उसको भी बेचना आना चाहिए। अच्छा, हाँ, वो स्किल है। अब गेहूँ तो मार्केट में चलता ही नहीं है, नहीं तो गेहूँ तो चल रहा है अभी मार्केट में हमारे किसानों का। क्यों चल रहा है? क्योंकि उसने उसका वैसे बैकग्राउंड बताया, उसने जो है रियल फैक्ट जो है, ऑर्गेनिक है 100%, पूरा मार्केटिंग करा ठीक से, तभी वो बच रहा है। ये आपको करना पड़ेगा, स्किल लाना पड़ेगा। खेती ही करना पर्याप्त नहीं है, अच्छा, साथ में आपको वो मार्केट में बेचना भी आना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बेसिक फंडामेंटल से जो किसान को प्रॉफिट में ला सकता है अच्छे से। अगर किसान को कर्जा मुक्त होना है, 2 ही बातें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, खुद का माल खुद बेचो। माल मेरे मतलब धान को या किसी भी चीज़ को सरकार रेट दे, इस बात को दोहराना नहीं है।
सरकार के पास जाना ही नहीं है, किसी भी सिस्टम के पास जाना नहीं, भाई हमें भाव चाहिए या हमें रेट चाहिए, खुद का माल खुद बेचो, रेट अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल। दूध बेचने के लिए किसान कहाँ जाता है? डेयरी के ऊपर। क्यों जाना डेयरी के ऊपर? खुद बेचो ना। हाँ डेयरी के ऊपर रेट क्या है? 30-40 रुपए। हाँ वही अगर खुद बेचेगा तो 60 रुपए 70 रुपए रेट मिल रहा है। बिल्कुल। कई कई जगहों पे तो पुणे में तो मुंह में 100 रुपए मिल रहा है गाय की दूध को। तो बेस खुद बेचो, सिस्टम में जाओ ही मत, मेरी यही मानसिकता है। खुद का माल खुद बेचो। हाँ। बिल्कुल। तो गुरुजी मैं भी एक यंग फार्मर हूँ और अभी भी फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हूँ, और मेरे जैसे कई सारे यंग फार्मर्स हैं जो अब इंडिया में तैयार हो रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जो भी कोई नया युवा अगर खेती में आना चाहता है तो उसको मेरी पहली विनती यही रहेगी कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ो, भविष्य इसी में है, केमिकल में है ही नहीं। बिल्कुल। ये बात पहले स्पष्ट करो। दूसरी बात ये स्पष्ट करो कि भाई आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, पूरा उस सब्जेक्ट को आत्मसात करना पड़ेगा। भाई कैसे करना है, क्या करना है, उसका प्रशिक्षण लेना पड़ेगा आपको, मिट्टी का अभ्यास करना पड़ेगा, फसलों का अभ्यास करना पड़ेगा, उसके ऊपर आने वाले रोगों का अभ्यास करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप खेती में उतरो। बिल्कुल। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले खड़ा करो खेती के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, लाइट की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो। तो ये सारी व्यवस्थाएं करने के बाद खेती में उतरो, डायरेक्ट मत आना, थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अगर नहीं है तो खड़ा करो धीरे धीरे धीरे। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है। गुरुजी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि अगर मुझे आपकी ट्रेनिंग लेनी है या फिर किसी और को भी आपकी ट्रेनिंग लेनी है, और या फिर वो जो आउट ऑफ स्टेट है, जो महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते, तो वो कैसे कर पाएंगे आप ट्रेनिंग? अब तो पूरी ट्रेनिंग्स तो मराठी में ही होती है 6-7 दिनों की। अच्छा। हाँ, ऑनलाइन भी होती है 15 दिनों की। अच्छा, ऑनलाइन भी होती है? और हाँ, हर रात 2-3 घंटे की होती है वो। अच्छा। तो ये मराठी में होती है अभी तक तो हिंदी में 2-3 ही शिविर हुए थे। गुजरात में एक हुआ था। अगर किसी राज्य के अगर किसान सब साथ मिलकर अगर 15-20 लोग या 30-40 लोग अगर एक साथ मिलकर अगर आएंगे तो वहाँ पर भी ट्रेनिंग हो सकती है, हिंदी में कर सकते हैं। मतलब अगर किसी स्पेसिफिक गांव के कुछ किसान मिलकर अगर वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप वहाँ पे जाके उनकी ट्रेनिंग ले सकते हो? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कर बिल्कुल। सकते हैं। और जो निवासी शिविर जिसे बोला जाता है मराठी में, उसका कैसा रहता है? निवासी शिविर पूरा 6 या 7 दिन का होता है। अच्छा। इसकी फीस कम से कम 3000 होती है अपनी। उसके अंदर रहना खाना पीना सब आ गया। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है 6 दिनों का। पूरे महाराष्ट्र से किसान आते हैं, हर जिले से, हर तहसील से किसान आते हैं। अभी तक बहुत सारे किसानों ने ट्रेनिंग भी करा है। कम से कम अभी हमारे साथ 10,000 किसान जुड़े हुए हैं। अच्छा। उनमें से कम 1,000-1,500 लोग प्रैक्टिकली अभी प्रैक्टिस करते हैं ऑर्गेनिक पर 100%। धीरे धीरे लोग इधर बढ़ रहे जैसे जैसे रिजल्ट मिल रहे। और ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन की भी फीस होती है। हम फ्री में कुछ भी नहीं लेते क्योंकि हमें भी पैसा चाहिए। बिल्कुल। हाँ, रिसर्च के लिए चाहिए, स्टडी के लिए चाहिए, बहुत सारे विषयों के लिए अलग अलग हमें पैसा भी लगता है। उसके लिए हम फीस भी रखते हैं। फीस के ऊपर आधारित पूरा ट्रेनिंग होता है, बढ़िया चलता है। अच्छा। और आपको कुछ व्यक्तिगत ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ संदेश देना हो तो? नहीं, अभी तो देखो भविष्य तो इसी में ही है, मैंने पहले ही बता दिया। बस इतना ही है कि भाई इसमें अभ्यास कर ट्रेनिंग लेकर आओ। वैसे बिना अभ्यास नॉलेज या हाँ ट्रेनिंग लेकर नहीं आओगे तो आप लॉस में जाने की 100% उसकी ज़्यादा शक्यता है। तो ध्यान में बात रखिए बस। बिल्कुल। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और मेरे जैसे कई यंग किसान हो गए, यंग फार्मर्स हो गए जो अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं या, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश और एक नॉलेजेबल ये पॉडकास्ट रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते रहेंगे ऐसे ही ज़रूर। दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम ऑर्गेनिक खेती पर और भी गहराई से बात करेंगे। बीज से लेकर बाजार तक और कीट नियंत्रण से लेकर ज़मीन पहलवान करने तक हर विषय पर बात करेंगे। अगर आप भी ज़मीन से जुड़कर कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नया अनुभव और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।